वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास 12th केमिस्ट्री पे ये हमारा पहला वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पहली बुक का पहला चैप्टर यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि सॉलिड क्या हुए, उनका इंट्रोडक्शन और टाइप ऑफ सॉलिड के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर के बारे में बात करते हैं। मैटर आप जानते हैं कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस, जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है और जिसके पास मास होता है वो क्या है, मैटर है। जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है, ये बोर्ड क्या है, मैटर है। मैटर क्यों है कि ये बोर्ड एक फिक्स स्पेस को क्या कर रहा है, घेरे हुआ है, एक फिक्स स्पेस को क्या कर रहा है, ऑक्युपाई कर रहा है। और इस बोर्ड का अपना एक क्या है, मास है, अपना एक वेट है। इसकी वजह से ये क्या है, ये बोर्ड क्या है, आपका मैटर है। मैं हूं, ये पेन है, ये फोन है जो रिकॉर्ड कर रहा है, लाइट है, सब चीज किसका हिस्सा है, मैटर का हिस्सा है। तो मैटर को आज हमको क्लासिफाई करना है और तब हमको सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में देखना। वैसे मैटर की 5 स्टेट होती हैं, हमको फिलहाल 3 स्टेज से मतलब है। और वो 3 स्टेज कौन कौन सी हैं, वो 3 स्टेज हैं आपके पास कौन कौन सी, आपके पास सॉलिड हो गया, दूसरा हो गया है आपका लिक्विड हो गया, और तीसरा हो गया है आपके पास क्या, गैस। पहला हो गया है सॉलिड, दूसरा हो गया है लिक्विड, तीसरा हो गया है गैस। तो सबसे पहले इनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं आप, तो क्लासिफिकेशन आप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस के, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे आप क्या करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस को क्लासिफाई करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के का मतलब हो गया है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में सॉलिड, लिक्विड, गैस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में होता है, और सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या मतलब है, मान लीजिए ये ए पार्टिकल है किसी भी चीज, क्योंकि देखिए सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, सब किससे मिलकर बने होंगे, पार्टिकल से बने होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होंगे। तो ये सॉलिड हो गया है, मान लीजिए उसका पार्टिकल ए है और दूसरा पार्टिकल है उसके पास उसी सॉलिड का बी है। ये दो पार्टिकल है ए और बी। अगर इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये एक दूसरे के पास होंगे, अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हाई होगा तो वो कौन सी स्टेट हो जाएगी, सॉलिड स्टेट हो जाएगी। और अगर वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा वीक होगा तो वो क्या होगा, आपका गैस होगा। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्स शेप एंड साइज ऑफ, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे हम कह पाते हैं, हम दो चीजें कह पाते हैं, शेप और साइज की बात कर पाते हैं। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे आप किसकी बात करते हैं, शेप और साइज की बात करते हैं। किसके बेसिस पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस में। जब ये सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया है, सॉलिड का शेप भी फिक्स होता है, साइज भी क्या होता है, फिक्स होता है। सॉलिड का शेप फिक्स होता है और साइज भी क्या होता है, फिक्स होता है। जबकि लिक्विड का शेप आपका नॉट फिक्स होता है, शेप तो उसका फिक्स नहीं होता है लेकिन साइज क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन गैस में न तो शेप नॉट फिक्स, शेप भी फिक्स नहीं होता है आपका, और आपका साइज भी क्या नहीं होता है, नॉट फिक्स होता है। तो ये किसके बेसिस पे आप कह पा रहे हैं, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे कह पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सॉलिड क्या होता है, उसका शेप और साइज क्या होता है, फिक्स होता है। जबकि लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड की कंपैरिजन में कम होता है, जिसकी वजह से उसका शेप तो फिक्स होता है, शेप क्या होता है, नॉट फिक्स होता है, लेकिन साइज क्या होता है, उसका फिक्स हो जाता है। और गैस में वो कुछ भी फिक्स नहीं होता है। ये आप एक चीज आप इसके बारे में जानते हैं। तो दूसरी बात हो गई है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे हमने बात की। अब दूसरी बात हम करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल एनर्जी। दूसरा बेसिस, मैटर का क्लासिफिकेशन हम किसके के बेस पे कर रहे हैं, आप
थर्मल एनर्जी के बेस पे कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी के बेस पे कर रहे हैं। और थर्मल एनर्जी के बेस पे थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा, अगर थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा गैस के पार्टिकल में, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड। अब इसको थर्मल एनर्जी कैसे कहेंगे? ए और बी मेरे पास दो पार्टिकल है, ए और बी मेरे पास दो पार्टिकल है, और अगर इन दोनों पार्टिकल, अगर ये दोनों पार्टिकल दूर दूर होंगे तो जैसे ही मैं इनको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, हीट प्रोवाइड करूंगा, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, और ये एक ए अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा। ठीक है जी। ए और बी मतलब थर्मल एनर्जी का सबसे ज्यादा फर्क किस पे पड़ेगा? गैस पे पड़ेगा। गैस पे थर्मल एनर्जी का सबसे ज्यादा फर्क क्यों पड़ेगा? क्योंकि गैस के पार्टिकल सब कहाँ होंगे? दूर दूर होंगे। गैस के पार्टिकल कहाँ होंगे? दूर दूर होंगे, इसीलिए उस पे थर्मल एनर्जी का सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। और ये जो थर्मल एनर्जी और सॉलिड के पार्टिकल पास पास होंगे तो उन पे थर्मल एनर्जी, हीट, उनको एक्साइट करने के लिए आपको, उनको उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा है थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। तो सॉलिड में, सॉलिड मतलब क्या हो गया है? अगर इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी, इसको हम ऐसा देखेंगे, इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी, तो सबसे ज्यादा गैसेस के जो पार्टिकल होंगे उन पे थर्मल एनर्जी का सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। उसके बाद आपके पास लिक्विड, और फिर उसके बाद क्या? सॉलिड। तो बेसिकली ये जो थर्मल एनर्जी होती है, ये थर्मल एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है थर्मल एनर्जी की वजह से, ड्यू टू लो थर्मल एनर्जी की वजह से आपके पास सॉलिड सिर्फ क्या कर सकते हैं? सॉलिड वाइब्रेट ऑन दियर एक्सेस, लो थर्मल एनर्जी की वजह से सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो अपने एक्सेस पे क्या करते रहते हैं? वाइब्रेट। सिर्फ उनमें वाइब्रेशन हो पाता है, वो क्या नहीं हो पाते हैं वहां। इसीलिए इस थर्मल एनर्जी के बेसिस पे आप कह पाते हैं कि सॉलिड कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं, जबकि आपके लिक्विड और गैस कैसे होते हैं? फ्लूइड होते हैं। रिजिड क्या कर पाते हैं? सिर्फ वाइब्रेशन पॉसिबल होता है, और आपका पास जबकि वहां पे क्या होता है? आपके पास दूसरे वाले केस में आपके पास क्या होता है? वहां पे वो आपका वाइब्रेशन भी क्या होता है? पॉसिबल होता है। तो ये मैटर की स्टेट के बारे में हमने आपको बताया, पहली चीज। अब आते हैं हम किस पे? प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास क्या? प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी? पहला उनका क्या होता है? हाई क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है एक। दूसरी चीज उनमें क्या होता है आपका? वो कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं। दूसरा वो क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल होते हैं। फिक्स्ड क्या होता है उनका? शेप एंड साइज होता है। ये सब किसके बारे में है? आपका सॉलिड के बारे में। अगर मैं कहूं इस बोर्ड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होंगे? हाई होंगे। दूसरा, ये बोर्ड कैसा है? रिजिड है, इनकम्प्रेसिबल है। अगर आप इस बोर्ड को दबाना चाहेंगे, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, वैसे ये नॉर्मली दबेगा नहीं, तो ये इनकम्प्रेसिबल है। इसका शेप और साइज क्या है? फिक्स है। तो ये हो गई है सॉलिड की प्रॉपर्टी। अब जो है, ये तो बहुत बेसिक चीजें हमने आपको बताई। अब हमको जो डिस्कस करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, और उस चीज को समझने, वही आज के लिए आज का जो मेन टॉपिक है ऑफ डिस्कशन है वही है हमारा। तो जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो हम दो तरीके के सॉलिड की बात करते हैं। हम दो तरीके के सॉलिड की बात करते हैं हम। एक क्या होता है आपके पास? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और दूसरा होता है आपके पास क्या? एमॉर्फस सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। आपके जितने भी एलिमेंट है, आपके कंपाउंड है, आपके पास एटम है, आयंस है, वो सभी किस फॉर्म में होते हैं? क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। लेकिन जैसे ग्लास है, क्वार्ट्ज है, रबर है, ये सब किस फॉर्म में होते हैं? आपका एमॉर्फस फॉर्म में होते हैं।
एलिमेंट हो गया है, कंपाउंड हो गया, एटम हो गया, आयंस हो गए, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। लेकिन ग्लास हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, रबड़ हो गया है, ये सब किस फॉर्म में होता है? एमॉर्फस फॉर्म में होता है। अब हमको ये समझना है कि क्रिस्टलाइन कैसे होगा और एमॉर्फस कैसे होगा, व्हेन इट विल बी क्रिस्टलाइन, और कब वो कौन क्रिस्टलाइन होगा और कब कौन एमॉर्फस होगा, ये समझने की बात होगी। तो सबसे पहले क्रिस्टलाइन वाले पे आते हैं। तो क्रिस्टलाइन वाले को हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए इनमें अरेंजमेंट क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ एटम आयंस क्या होता है? फिक्स्ड होता है या वेल अरेंज्ड होता है। ठीक है जी। और इन वाले में, एमॉर्फस वाले में अरेंजमेंट क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ एटम आयंस आर नॉट फिक्स्ड और रैंडम। अभी मैं इसका मतलब समझाता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? अगला पॉइंट हो गया है, ये इसी में आता है, ये होते हैं आपके लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, और ये आपके पास शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। ठीक है जी। इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम कैसे समझेंगे? मान लेते हैं हमारे पास ये बिल्डिंग है। क्या है ये? इसको और छोटा करता हूं मैं। मान लीजिए ये हमको एक बिल्डिंग बनानी है। तो इस बिल्डिंग को अगर मुझे बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा? मैं बराबर शेप और साइज का, मैं 10 बाई 10 का कमरा बनाऊंगा, या बराबर शेप का मैंने एक कमरा बनाया बिल्डिंग में, तो दूसरा कमरा भी मेरे पास उतने ही शेप का होगा, तीसरा कमरा भी मेरे पास क्या होगा? उतना ही शेप का होगा। इसके ऊपर भी सेम शेप और साइज का मैंने क्या बनाए? कमरे बनाए। तो इस तरीके से मैंने मैक्सिमम स्पेस का यूटिलाइजेशन किया। इस तरीके का हो गया है। तो अगर आप देखेंगे इस बिल्डिंग का जो अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट क्या है? फिक्स्ड है या वेल अरेंज है, या ऑर्डर क्या है इसका? फिक्स्ड है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आप पैटर्न देखेंगे तो ये वाला पैटर्न पूरी बिल्डिंग पे यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसीलिए इस तरीके की जो चीजें हैं, इसीलिए मतलब देखो, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं। लेकिन अगर मैंने एक दूसरा मकान बनाया, मैंने दूसरा मकान ऐसा बनाया, एक कमरा मैंने 10 बाई 10 का बनाया, दूसरा कमरा मैंने 15 बाई 20 का ऐसा बना दिया, तीसरा कमरा मेरा ऐसा बन गया, तो क्या अगर आप देखेंगे क्या इसमें कोई ऑर्डर फिक्स फॉलो हुआ है? तो इसमें कोई ऑर्डर फॉलो नहीं हुआ। यहाँ पे एक कमरा छोटा है, दूसरा छोटा बड़ा बना रखा है। लेकिन क्या यहाँ, इसीलिए यहाँ पे जो अरेंजमेंट है, जो ऑर्डर है, वो शॉर्ट रेंज में है, इसीलिए इसको शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहते हैं। और क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बड़ा है तो इसको हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं। शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो गया है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो गया है, और शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो गया है। तो सबसे पहले समझने की बात यह है कि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं, उनमें एटम्स जो है, आयंस, क्या उनका अरेंजमेंट क्या होता है? फिक्स्ड होता है और वेल अरेंज होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। जबकि एमॉर्फस में अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या होता है? नॉट फिक्स होता है आपका, और शॉर्ट होता है या शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। तो ये हो गया है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बीच में एक डिफरेंस। अब दूसरा डिफरेंस क्या है? कि दूसरा डिफरेंस क्या है कि आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, वो क्या होता है? हाई होता है। क्या होता है? हाई होता है। जबकि एमॉर्फस में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जनरली लो होता है। इस बात को हम कैसे समझेंगे? इस बात को ऐसे समझिए, अगर एक क्लास में सभी बच्चे आसपास बैठे हुए हैं और एक फिक्स पैटर्न से बैठे हुए हैं, तो उनमें जो बॉन्डिंग होगी वो बॉन्डिंग क्या होगी? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, इसीलिए इंटरेक्शन ज्यादा होगा। लेकिन अगर एक क्लास में एक बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है और दूसरा बच्चा ऐसा बैठा, इतनी दूर बैठा हुआ है,
तो और अरे तीसरा ये बैठा हुआ है, तो कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है, कोई कहीं पे भी बैठा हुआ है, तो इनमें जो बॉन्डिंग होगी वो बॉन्डिंग जो होगी वो वीक बॉन्डिंग होगी। और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आपके किस पे डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं किस पे डिपेंड करते हैं कि आपके जो पार्टिकल्स हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे भी डिपेंड करेगा। इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि वो उन पे जो पार्टिकल्स होंगे वो वेल अरेंज होंगे, एक फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे, इसीलिए उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। जबकि एमोर्फस सॉलिड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, लो होंगे। ये बात हो गई है। तीसरा पॉइंट है आपका कट ऑफ नाइफ, चाकू से काटना, कट ऑफ नाइफ, चाकू से काटने पे अगर इनका रेगुलर या स्मूथ कट आ जाए तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और चाकू से काटने पे कट फ्रॉम नाइफ, ऑफ नहीं फ्रॉम नाइफ, कट फ्रॉम नाइफ, चाकू से काटने पे अगर क्या हो जाए, क्या आ जाए, अगर इन रेगुलर आ जाए या आपका रफ आ जाए, रफ कट आ जाए, तो वो कैसे सॉलिड होते हैं, वो एमोर्फस सॉलिड होते हैं। इसको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। आपके पास सेब होता है, सेब पे आप चाकू चलाते हो तो चाकू कैसे नीचे आता है, चाकू सीधे नीचे आता है, बिना चाकू एक स्मूथ कर देता है। और कटने के बाद आपने देखा शेप को अगर आप काटेंगे, एक हिस्से में जैसा सेब होगा, दूसरे हिस्से में भी उसी तरीके से क्या होगा, सेब होगा। तो ये क्या होता है, अगर चाकू से क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप चाकू से काटने की कोशिश करते हैं तो उनमें रेगुलर कट आता है। या फिर आप चाकू इससे अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। लेट अस टेक एग्जांपल। ओके, ठीक है, ये मेरे पास ऑरेंज है। अगर मैं इसको ऊपर से काटूंगा, तो ये अगर ये चाकू कैसे ये कटेगा, तो ये रेगुलर एंड में कटेगा, मतलब एक हिस्सा जैसे कटेगा दूसरे हिस्से में भी ऐसे कटेगा। अगर मैं इसको यहाँ से काटूंगा तो ऊपर वाले हिस्से में जो है, नीचे वाले हिस्से में भी क्या है, वैसे ही है। तो इसको हम कहते हैं रेगुलर कट है। लेकिन इसकी जगह पे मैं इस प्लास्टिक की बोतल है मेरे पास, मैं इसको काटने की कोशिश करूंगा तो क्या मेरा इस पे चाकू रेगुलर चलेगा? नहीं, मेरा इस पे चाकू रेगुलर नहीं चलेगा। चाकू मेरा ऊपर नीचे चले जाएगा, ऊपर नीचे चल जाएगा या इनरेगुलर कटेगा। या फिर इसको ऐसा समझो, आपने क्या किया, एक कांच था, वो कांच आपके पास से नीचे गिरा, तो वो कांच क्या बराबर हिस्सों में टूटेगा? नहीं, इसके बहुत कम चांसेस है। वो कांच कैसे टूटेगा, वो कांच ऐसे टूटेगा कि कुछ टुकड़े उसके बड़े होंगे और कुछ टुकड़े उसके क्या होंगे, छोटे होंगे। कुछ टुकड़े बड़े होंगे और कुछ टुकड़े क्या होंगे, छोटे होंगे। तो इसीलिए इसको रेगुलर कट और इनरेगुलर कट कहते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कट है, एमोर्फस सॉलिड जो होते हैं वो होते हैं आइसोट्रॉपिक जो होते हैं, और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो होते हैं एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं? एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, जबकि एमोर्फस सॉलिड आपके क्या होता है, आइसोट्रॉपिक होता है। आइसो मतलब होता है सेम, एनाइसो मतलब होता है डिफरेंट। आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ, जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी की बात करूं मैं रिफ्लेक्सिव इंडेक्स की बात करूं, या फिर मैं बात करूं किसकी, थर्मल एक्सपेंशन की बात करूं। अगर मैं सब चीजों को देखूं, अगर मेरे पास एमोर्फस सॉलिड में इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी हो गई, रिफ्लेक्सिव इंडेक्स हो गया या थर्मल एक्सपेंशन हो गया, वो ऑल डायरेक्शन में, वो सभी डायरेक्शन में क्या होगा, सेम होगा। सभी डायरेक्शन में क्या होगा, सेम होगा। वो सभी डायरेक्शन में क्या होगा, सेम होगा। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी हो गया, रिफ्लेक्सिव इंडेक्स हो गया, थर्मल एक्सपेंशन हो गया, वो सभी डायरेक्शन में क्या होगा, सेम होगा। लेकिन एनाइसोट्रॉपिक के केस में, अब इसको कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझेंगे हम, आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक को कैसे समझेंगे। आइसोट्रॉपिक को मैं ऐसे समझाऊंगा कि अगर मैंने एक क्लास में एक बच्चे के पीछे दूसरे तीसरे बच्चे को रखा हुआ है, तो मतलब देखिए, अगर मान लीजिए ये क्लास है, ये ए क्लास है, ये बी क्लास, ये बच्चे इस तरीके से
ये बच्चे आपके पास एक एक फिक्स पैटर्न में बच्चे बैठे हुए हैं, ABCD, ये इस तरीके से बैठे हुए हैं। अब क्या होगा कि सब डायरेक्शन से आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक जब आपकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव इंडेक्स या थर्मल एक्सपेंशन सभी डायरेक्शन में सेम हो जाए, और एनाइसोट्रॉपिक अगर वो क्या हो जाए, सब डायरेक्शन में क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो वो एनाइसोट्रॉपिक हो जाता है। बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, और आपका एमोर्फस सॉलिड क्या होता है आपके पास, वो क्या होता है, आइसोट्रॉपिक होता है। और ये आइसोट्रॉपिसिटी होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। और अब आता है यूज ऑफ एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, जैसे रबड़, और रबड़ का इस्तेमाल आप कितना जगह कर सकते हैं, आप टायर बनाने में करते हैं, आप बहुत सारी चीजों को बनाने में करते हैं, या ग्लास, ग्लास का इस्तेमाल तो आजकल हर एक जगह पे आप देख रहे हैं, आप ग्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पॉलीमर्स का इस्तेमाल करते हैं, आप ये प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। ये सब क्या है, ये सब क्या है, एमोर्फस सॉलिड है। एमोर्फस सॉलिड एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमारा जो मेन डिस्कशन है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड पे, हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो बाकी लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।